शुक्र है, मालिक का करम है। आप बताओ क्या सूरत हाल है? खैर खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? घर में शुक्र ठीक ठाक है सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ आपकी दुआएं खैर खैरियत है। शुक्र है। आपने शुरू कर लिया सेशन? माशाल्लाह। बस अभी शुरू करने वाले हैं। जोहर अभी पता नहीं, मेरे ख्याल में काम कर रहे हैं पीछे से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, देखते हैं। सही। और आप बताएं, ठीक बच्चे वगैरह सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ खैर खैरियत, आपकी दुआएं। शुक्र है, शुक्र अल्लाह के साथ। आपकी तरफ क्या हाल चाल है? कैसे हालात, कैसे काम शाम आपका? यार काम बस यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से थोड़ा इतना खास नहीं है, बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, वहां पर कोरोना फिर से जो है उस अपनी उस एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, सिचुएशन की हाँ, तरफ। बढ़ रहे कोरोना, बिल्कुल। हेलो जोहर, यही हो? यस यस भैया। सर उधर कनाडा में क्या सूरत हाल है कोरोना की? यार यहाँ भी उसी तरह, पाकिस्तान की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बढ़ रहे, काफी केसेस बढ़ रहे हैं। क्या है बच्चे? ये 2-3 साल तक रहेगा इसी तरह मेरे ख्याल में। ये 2-3 साल से पहले जान नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? वालेकुम सलाम आगा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है सर? खैरियत से हैं? बिल्कुल, मालिक का करम है, आपकी दुआ है ब्रदर। और अभी दोस्त जवान हो गए सारे? जी तकरीबन तकरीबन हो गए हैं, बस अभी शुरू करेंगे थोड़ी देर में। सुला कीजिए आप, काम हो जाए थोड़ा। चले फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है, पहले स्क्रीन शेयर करो। वकार भाई ठीक हो आप? उमर भाई, वकार भाई। जी शुक्र जी है सर, मालिक का। सर आप सुना ठीक है? शुक्र है मालिक का करम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। और स्क्रीन बिल्कुल आ रहा है शेयर जी, हो रही है? जी अच्छा। अब हम आज का पहला टॉपिक है। जी, ये कौन है? अपना माइक जो है ना बंद कर दें। जी जी मैं करता हूँ। अच्छा, हमारे आज का पहला टॉपिक है रिपोर्टिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो रिपोर्टिंग जो है वो हम अपने क्लाइंट को, जब भी हमें कोई क्लाइंट हायर करता है तो वो हमसे परफॉर्मेंस मांगता है, मंथली बेस या वीकली बेस पे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट करें, और जो 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 हम कर रहे हैं उसको एक शीट के फॉर्म में या किसी और सूरत में जो है उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ अगर क्लाइंट हमसे कोई हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगता है या मतलब चीज़ों को ट्रैक करने का कहता है हमें, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मौजूद हो जो हम क्लाइंट से शेयर करें। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन हमेशा यही होती है कि वो जब हमें कोई पेमेंट करता है, मतलब मंथली वाइज या वीकली, तो वो हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम जो है उसको प्रॉफिट दें। ठीक है, मतलब हम अपने इस तरह परफॉर्म करें कि वो जब हमें फीस दे 100 100 150 $200 मंथली,
तो वो एक्सपेक्टेशन उसकी ये होती है कि कम से कम $300-400 उसको भी उसमें से प्रॉफिट हो जाए, 400-500 जितने भी होते हैं। तो फिर एट द एंड ऑफ द मंथ वो हमसे पूछते हैं कि भाई आपने जो काम किया है थ्रू आउट द मंथ हमें मुझे बताएं कि आपने कितना मुझे कमा के दिया, कितना प्रॉफिट मुझे करके दिया। तो उसका फिर हम अपने पास मंथ के शुरू से ही रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको पूरा रिपोर्ट बता सके कि हमने इतना काम किया है, ये परफॉर्मेंस रही है, ये हमने लिस्टिंग की है, ये सेल्स की है, ये प्रॉफिट हमने आपको कमा के दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम जो है गूगल शीट्स को यूज़ करते हैं, गूगल स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं उसमें हम तो वो इस सूरत में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल है उसमें आप डेटाबेस अपनी किस तरह मेंटेन करते हैं और किस तरह फिर क्या बोलते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो सोर्सिंग करते हैं ना, जिधर से हम सोर्स कर रहे होते हैं किसी आइटम को, मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से हम किसी आइटम को जब उठाते हैं और अपने अमेज़ॉन पे डालते हैं, लिस्ट करते हैं सेल के लिए, तो उस जो वेबसाइट है या वो जो सोर्स है उसका जो लिंक है या उसका जो एसएन नंबर है वो हमारे पास महफूज होनी चाहिए, ताकि फिर फ्यूचर में अगर हमें कोई ऑर्डर आती है तो उस सूरत में फिर हमें कोई मुश्किल ना हो दोबारा उस पेज को या उस प्रोडक्ट को ढूंढने में। तो इस वजह से हम अपने पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल में सबसे पहले जो शीट हम मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द मंथ, उसमें हम जो है लिस्टिंग शीट को मेंटेन करते हैं। यानी जो प्रोडक्ट्स हम सोर्स करते हैं दूसरे वेबसाइट से, उसका पूरा रिकॉर्ड हम जो है इस शीट में मेंटेन करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो वो शीट जो है लिस्टिंग की शीट जो है कुछ इस तरह की होती है, इसमें आप अपने मर्जी से अपने सहूलत के मुताबिक कमी बेशी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मतलब अपनी सहूलत के मुताबिक या अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें कोई कमी बेशी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप आता है कि सीरियल नंबर, उसके बाद डेट एडेड, ये वो डेट है जिसमें आपने ये प्रोडक्ट जो है लिस्ट किया अपने अमेज़ॉन पे, अपने अमेज़ॉन स्टोर पे। जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो या लिस्ट करते हो तो वो डेट आप इधर लिख लेते हो। ठीक है, उसके बाद सोर्स लिंक ये वो लिंक है, मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, रिसर्च के नतीजे में आप कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हो ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो फिर उस प्रोडक्ट का लिंक जो है ना, जो इंटरनेट लिंक है, वो उठा के आप इधर पेस्ट कर देते हो सोर्स लिंक पे। ठीक है, तो वो इधर महफूज हो जाता है। फिर फ्यूचर में अगर इस आइटम का आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप डायरेक्ट बजाय के जाके फिर आप उसको सर्च करो, तो आप इधर से इसको कॉपी करके डायरेक्ट इस आइटम के पेज पे लैंड कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगी प्रोसेस। उसके बाद सेलिंग साइट लिंक, यानी अमेज़ॉन पे जो लिंक है वो जो उसका लिंक जो है आपने इधर उठा के पेस्ट कर देंगे। फिर आइटम टाइटल, यानी जो आइटम है उसका जो टाइटल है अमेज़ॉन पे या सोर्स पे, वो उठा के आपने इधर लिख देनी है। फिर उससे आगे जो है कॉस्ट ऑफ आइटम से मुराद ये है कि जो सोर्स वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट है या होम डिपो है, उस पे जो है इस आइटम की कॉस्ट कितनी है वो आप इधर लिख लोगे। फिर टैक्स जो है आप इधर जो आइटम पे टैक्स लगेगी
प्रोबेबिलिटी उसकी, तो वो इधर आप लिख लोगे टेक्स्ट में। शिपिंग कॉस्ट, अगर कोई शिपिंग कॉस्ट है आइटम की तो वो आप इधर लिख लोगे, अगर फ्री है तो इधर 0 लिख दोगे। फिर साइट फीस, यानी इस आइटम को अगर आप लिस्ट करते हो तो अमेजोन जो है आपको कितनी फी चार्ज करेगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन जो है सिंपल है, सॉफ्टवेयर के बहुत सारे मौजूद हैं और नॉर्मल उसका तरीका ये है कि 15%, यानी अगर $50 की आप कोई आइटम सेल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अमेजोन आपसे $7.5 वो करेगा, चार्ज करेगा फीस के सूरत में, ठीक है। तो ये हो गई। फिर हो गई टोटल कॉस्ट, ये सब कुछ मिलके कॉस्ट, टैक्स, शिपिंग, साइट फी, ये चारों चीजें मिलके आपकी हो जाएंगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। $63 अगर एक आइटम हम खरीदते हैं $50 की और उस पे $4.5 टैक्स लगता है, फिर उसकी शिपिंग अगर ना हो, साइट फी जो है 8.5 अगर अमेजोन हमें चार्ज करे, तो ये सारे मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा, आइटम कॉस्ट हो जाएगा, टोटल आइटम कॉस्ट, ठीक है। तो $63 हमारे लिए बन गए। फिर सेल प्राइस, यानी फिर अमेजोन पे आप इस आइटम को सेल कितने की कर रहे हो, मिसाल के तौर पे 78 की, तो 78 की अगर आप सेल कर रहे हो और 63 जो है आपकी वो है कॉस्ट है टोटल, तो ये आपकी बन जाएगी $15। यानी जब एक पीस आप इस आइटम की सेल करोगे अमेजोन पे, तो आपको $15 इन प्रॉफिट वसूल होगा। $63 आपको इधर उधर जो है कॉस्ट की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 78 में से, और $15 जो है आपके पॉकेट में चला जाएगा प्रॉफिट की सूरत। तो इसकी प्रोबेबिलिटी रेट जो है, या जिसको ROI कहते हैं, वो जो है तकरीबन 19% बन रही है। तो ड्रॉप शिपिंग में हम नॉर्मली जो है 10 से 20% के दरमियान जो है ये गुड प्रॉफिटेबिलिटी रेट होती है, तो इसी के दरमियान हम कोशिश करते हैं कि अपने आइटम को रखें। कि इससे क्या होता है कि इस कैलकुलेशन से एक तो आपको ये होता है कि आप अपनी प्राइसिंग कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन जब आपने कर ली ना, मिसाल के तौर पे आपको कॉस्ट पता चल गया, आइटम का टैक्स पता चल गया, शिपिंग कॉस्ट पता चल गई, साइट फी पता चल गई, आपको पता चल गया कि इस आइटम पे जो है हमारा कॉस्ट टोटल इतना है, आ रहे हैं $63। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी प्राइसिंग कर सकते हो। प्राइसिंग ये 78 आपने रखा है, अगर आप सोच रहे हो कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो 73 में बेच रहे हैं या 74 में इस आइटम को बेच रहे हैं, तो आप उनसे कम्पीट करने के लिए आप इसको 72 भी कर सकते हो, मगर उससे क्या होगा, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम होगी। कहने का मतलब ये है कि इस कैलकुलेशन से जो है आप अपनी प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सको। पहला फ़ायदा तो इसका ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एंड ऑफ द मंथ जो है फिर आप इसको रिपोर्ट भी कर सकोगे अपने जो आपका जो बॉस है या आपका जो क्लाइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मज़ीद आप ये बताओगे कि ये इसका स्टेटस क्या है, मतलब एक्टिव है, लिस्ट जो लिस्टिंग है ये अमेज़ॉन पे एक्टिव है, या मतलब कोई प्रॉब्लम है, आउट ऑफ स्टॉक है। मिसाल के तौर पे अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो इसको आप आउट ऑफ स्टॉक इधर कर दोगे। अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लेम वगैरह आई है, तो वो इधर आप स्टेटस के सूरत में लिख दोगे, ताकि जब भी आप इधर विजिट करो इस पेज को तो आपको आपके इंफॉर्मेशन में रहे और आपको याद रहे कि ये इस प्रोडक्ट के साथ या इस स्पेशल लिस्टिंग के साथ, स्पेसिफिक लिस्टिंग के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसको आप जाके आगे टैकल कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो है अल्टरनेटिव सोर्स अमेज़ॉन में जो है या ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें हमेशा आता रहता है वो आउट ऑफ स्टॉक होता है। यानी आइटम जो है आप ऑर्डर उनकी रिसीव कर लेते हो,
मगर जब आप अपने सोर्स पे जाते हो ना, मिसाल के तौर पे इस सोर्स लिंक पे जब आप जाते हो तो उधर आपको पता चलता है भाई कि ये आइटम तो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो फिर एडवाइजेबल चीज ये है कि आप क्या करते हो कि एक आइटम के लिए, एक आइटम जब आप अमेजोन पे लिस्ट करते हो, आप कोशिश करते हो कि उसके लिए 2-3 जो है सोर्सेज आप ढूंढ के रखते हो अपने पास, ठीक है। ताकि अगर मिसाल के तौर पे इस सोर्स में आइटम जो है आउट ऑफ स्टॉक हो तो आपके पास एक दूसरा उसका अल्टरनेट हो, कोई अल्टरनेट सोर्स हो, तो फिर आप अल्टरनेट सोर्स से जाके इसको खरीद सकते हो। अगर अल्टरनेट सोर्स में भी नहीं है, फिर कोई और अल्टरनेट, मतलब कम से कम आप एक आइटम के लिए आप दो अल्टरनेट सोर्स ढूंढ के रखते हो, ताकि फर्स्ट सोर्स में अगर आइटम जो है आउट ऑफ स्टॉक हो तो आप सेकेंड या थर्ड सोर्सेज से जाके उसको खरीद कर सको। तो इससे क्या होता है कि फिर आप मतलब आइटम को कैंसिल करने से, ऑर्डर को कैंसिल करने से जो है वो बच जाते हो, जो कि फिर अमेजोन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आपके लिए। फिर ज़्यादातर इस तरह भी होता है कि तमाम सोर्सेज में जो है आपका जो स्पेसिफिक आइटम है वो तमाम सोर्सेज में वो होता है, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो उस सूरत में फिर आपके पास वाहिद रास्ता यही होता है कि आप ऑर्डर को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लिस्टिंग का जो शीट है वो। उसके बाद आते हैं हमारे सेल्स शीट में जो है वो भी हम इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं कि थ्रू आउट द मंथ हमने कितना सेल किया, कितना रेवेन्यू कमाया, कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना प्रॉफिट कमाया उसमें, ठीक है। ताकि आप अपने क्लाइंट को वो रिपोर्ट दे सको एट द एंड ऑफ द मंथ की हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये इसमें भी मैं बता दूं आपको कि आप अपने ज़रूरत के मुताबिक या क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक इसमें कमी बेशी कर सकते हो। और मगर एक आइडियल ये जो मैंने बनाया है, मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसमें इजाफा कर सकते हो अपने सहूलत के मुताबिक या अपने क्लाइंट की सहूलत। तो इसमें भी क्या है कि सबसे पहले जो है, जब आपको अमेज़ॉन पे कोई ऑर्डर आता है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर मेंटेन करने का जो ऑर्डर को मेंटेन करना या ट्रैक करने का जो सबसे अहम जो की होती है, वो हमेशा आप ऑर्डर नंबर को ही रखें। अमेज़ॉन पे भी, ईबे पे भी, हर जगह, क्योंकि वो ही एक यूनिक चीज़ होती है जहाँ मिसाल के तौर पे आप बाई क्लाइंट नेम भी उसको ट्रैक कर सकते हो, या और भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बाई क्लाइंट आईडी भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। मगर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहला आपका जो ट्रैकिंग की है किसी भी ऑर्डर को ट्रैक करने का, तो वो आपका ऑर्डर नंबर होना चाहिए। तो वो उससे फिर आप बेहतर तरीके से अपने किसी भी ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। तो जब भी आपको अमेज़ॉन पे कोई ऑर्डर आती है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस ऑर्डर को उठा के इधर जो है ऑर्डर नंबर उसका लिख लेते हो, ठीक है। फिर क्लाइंट कौन है, क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट का नाम लिख लेते हो, डेट, कौन सी डेट पे ऑर्डर प्लेस हुई है, ठीक है। सेल्स, यानी इधर आप वो अमाउंट लिख सकते हो कि मतलब कितने का जो सेल हुई है आपको, कितने की हुई है, कितने यूएसडी डॉलर्स में हुई है। फिर इधर आप लिख सकते हो कि स्टेटस, यानी स्टेटस ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, क्या ऑर्डर जब आया आपने उसको प्रोसेस कर लिया, कंप्लीट कर ली। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपने कैंसिल कर ली। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको रिटर्न हुआ। मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है ना, तो वो जो है आपने इधर स्टेटस की सूरत में लिख देना होता है। तो जो ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं वो तो बस इधर ही उनकी कंप्लीशन हो जाती है, इधर ही वो ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे ऑर्डर आपको आया, ये ऑर्डर नंबर था, ये क्लाइंट था, ये डेट ऑफ ऑर्डर था, इतने का सेल्स था, स्टेटस क्या हुआ, कैंसिल हो गया।
तो वो जब कैंसिल हो गया फिर इससे आगे आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये सारे खाली रहेंगे। मगर अगर स्टेटस कंप्लीटेड हो जाता है या परफॉर्म्ड हो जाता है या प्रोसेस आप उसको लिखते हैं तो फिर आपने इधर मजीद इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, मजीद इंफॉर्मेशन आपने क्या लिखनी होती है कि कॉस्ट ऑफ आइटम क्या था, वही जो आपको सोर्स में जो है इस आइटम का वो था, फीस था, वो कितना था प्लस टैक्स, यानी आइटम की प्राइस जो सोर्स में थी वो, और उसके बाद उसमें टैक्स भी जमा करके आप इधर लिख देंगे। ईबे या अमेज़न जो उनकी फीस होती है वो लिख देंगे, टोटल कॉस्ट लिख देंगे, और इस स्पेसिफिक ऑर्डर पे आपको प्रॉफिट कितना वो इधर लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम इधर लिखते हैं कि ये जॉन ने हमें ऑर्डर किया था, ऑर्डर नंबर ये था, मतलब 21/3 को ये ऑर्डर हमें आया था, $62 का हुआ था ऑर्डर का, जो वो था प्राइस था वो $62 थे। स्टेटस हमारी कंप्लीटेड या परफॉर्म्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, 62। अभी कॉस्ट ऑफ आइटम जो है ये जब आप सोर्स पे जाओगे उधर आपको पता चलेगा कि इस सोर्स पे जो है इस आइटम का कॉस्ट जो है $42 था, प्लस जो है इस पे $4 टैक्स लगे थे, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके हो गए $46। फिर $46 पे जो अमेज़न की जो फी है वो तकरीबन $7, हम उसको कर लेते हैं $7। ठीक, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आइटम $53। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा तकरीबन 62 की हमने सेल की है माइनस 53, तो $9 इस ऑर्डर पे हमने प्रॉफिट हासिल किया। ठीक है, इसी तरह फिर सारे ऑर्डर्स नीचे आते जाएंगे, जो जो ऑर्डर आता जाएगा उसको डिटेल जिस तरह आप इधर लिखते रहोगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आपकी आवाज आ रही है? जी जहेर भाई आ रही है आपकी। तो इसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी याद दहानी के लिए जो है इसका सोर्स भी इधर हम जो है मेंशन करेंगे, यानी हमने इस ऑर्डर को प्रोसेस किधर से किया था। मिसाल के तौर पे हमने कोई ऑर्डर प्रोसेस किया था 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, और 20 दिन बाद उसका रिटर्न हमें आ जाता है। क्लाइंट जो है हमें रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये आइटम मैंने रिसीव कर लिया, मैं इसको अभी वापस रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो फिर आप घूमते ना फिरो कि ये आपने आइटम जो है ऑर्डर कहाँ से की थी, किस सोर्स से या किस वेबसाइट से ऑर्डर की थी। तो वो जैसे ही आप इधर आओगे अपने शीट में ऑर्डर नंबर को फाइंड करोगे, इस ऑर्डर नंबर को फाइंड करोगे तो आपको इधर पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर हमने प्रोसेस की थी होम डिपोट से। ठीक है, तो इधर फिर आप होम डिपोट का जो ऑर्डर नंबर है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना होम डिपोट पे या किसी और भी सोर्स पे, तो वो जब आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है तो वो भी आपको एक ऑर्डर नंबर देते हैं, वो भी आप इधर लिखते हो। ठीक है, तो जब आप वापस इधर आओगे आपको पता लगे कि भाई ये होम डिपोट से हमने की थी, फिर आप जाके होम डिपोट पे इसको ढूंढते ना फिरो। इस वजह से आप जो है ऑर्डर नंबर अपने पास सेव रखोगे, जैसे आप होम डिपोट पे जाओगे ये ऑर्डर नंबर पुट करोगे तो डायरेक्ट यही ऑर्डर आपके सामने खुल जाएगा, तो ज़्यादा आपको ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैकिंग नंबर, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसी दिन जो है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसी दिन या उसी टाइम पे ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर नहीं मिलता कहीं से भी, होम डिपोट, वॉलमार्ट, वेफेयर, किधर से भी। तो हमें मोस्टली 1 या 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है जब वो इस ऑर्डर नंबर के लिए, इस स्पेसिफिक ऑर्डर नंबर के लिए ट्रैकिंग नंबर वो उधर अपडेट कर देते हैं। तो जब हम 1-2 दिन बाद दोबारा जाते हैं उधर देखते हैं तो ट्रैकिंग नंबर इस ऑर्डर नंबर में अपडेट हो चुकी होती है। तो वो ऑर्डर नंबर हम उधर से उठा लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं और कैरियर का नाम भी इधर पेस्ट कर लेते हैं। फिर इसी ऑर्डर नंबर को हम जो है अमेज़न पे भी अपडेट करते हैं इस ऑर्डर नंबर पे। ठीक,
तो उधर जब हम अपडेट कर लेंगे, इधर सिंपली लिख लेंगे कि यस हमने अमेजोन पे भी इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरह ये सारे आपके ऑर्डर्स प्रोसेस होते जाएंगे और ये इधर इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती जाएगी। ये सारा ओवरऑल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कितने ऑर्डर्स किए, टोटल अमाउंट ऑर्डर के कितने थे, फिर आपने स्पेंड कितनी की, कॉस्ट आपके जो परचेजिंग आपने की दूसरे वेबसाइट से उनकी कितनी हुई, अमेजोन को या ईबे को आपने फीस कितनी दी, टोटल आपने स्पेंडिंग कितनी की थ्रू द मंथ। और उसके बाद जो है ये जो है कॉलम आपको ये बताएगा एट द एंड ऑफ द मंथ कि आपने प्रॉफिट कितनी की टोटल। ठीक है, तो ये जो है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इस शीट से आपको मिल जाएगी ड्रॉप शिपिंग में। फिर उसके बाद आते हैं हम अमेजोन FBA पे। उसमें भी जो है आपको आपके पास एक ट्रैकिंग सिस्टम अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप जो है ख़ास तौर पे अपने प्राइसिंग और अपनी इन्वेंट्री ट्रैक कर सकें, क्योंकि वहाँ पे FBA में चूँकि ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, फिर वो रोज़ाना के आपको हर आइटम का 10 12 15 ऑर्डर्स होते हैं। तो उसमें अहम चीज़ ये होती है कि आप अपनी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग अप टू डेट रखें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा आइटम जो है वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। तो उनके ख़त्म होने से पहले ही आप जो है अपना काम कर दो और नए ऑर्डर प्लेस कर दो। तो उसके लिए जो है उसके पास भी हमारे पास शीट है। अच्छा, ये शीट जो है ना, ये शीट ये अप्लाई करती है दोनों पे, क्या बोलते हैं उस पे भी, ड्रॉप शिपिंग पे भी और FBA पे भी। ये क्या है, एक आपका डेली वर्क इन प्रोग्रेस शीट है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस शीट से मुराद है कि आप इसमें रोजाना आप जो काम या जो चीज़ें परफॉर्म करते हो, जो सर्विसेज कर रहे होते हो, उसकी अपडेट जो है आप इधर लिख रहे होते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो टास्क है, टास्क में आप लिखते हो कि कौन सा काम, मिसाल के तौर पे आपने वॉलमार्ट से जो है 10 आइटम्स लिस्ट की। ठीक है, तो आप इधर लिखते हो कि टास्क में, फिर उसका प्रोग्रेस क्या है, मतलब उन 10 आइटम्स में जो है आप कितने लिस्ट कर चुके हो, कितने रहते हैं, ब्ला ब्ला, वो सब चीज़ें आप इधर लिखते हो। करंट स्टेटस में मतलब अभी कहाँ तक पहुँचे हो, मतलब करंट डे जो है आपकी प्रोग्रेस क्या है इस स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो इससे क्या होता है, ये जो है ये शीट आप अपने क्लाइंट से शेयर करते हो, तो वो फिर जो है इस शीट को रोजाना के बेस पे वो देखता है और आपकी परफॉर्मेंस वो देख रहा होता है कि आप रोज के रोज क्या कर रहे हो और क्या क्या आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें सिंपल चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको बताया कि इधर मैंने आपको वो किया कि कौन कौन से टास्क में FBA के लिए कर रहा हूँ ना, तो उसमें ये कि मैं रजिस्ट्रेशन एट मेडकेयर कर रहा हूँ। ये क्या है, ये मेरा एक टास्क है। तो उसमें मैंने क्या क्या किया है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिए, रिस्पॉन्स भी मुझे मिल गई है। दे रिक्वायर द परचेज शीट बाय March 6, वो जो है परचेज शीट अभी हमसे मांग रहे हैं। इनिशियल परचेज शीट सेंट ऑन March 14। तो ये मतलब जो आप कर रहे होते हो ना रोजाना किसी भी टास्क पे, मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क पे जो आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, उसको नंबर वाइज आप इधर लिख रहे होते हो। तो मतलब पहले दिन मैंने ये किया, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये प्रोग्रेस है उसकी, इसी तरह होते होते ये कंप्लीट हो गया। फिर करंट स्टेटस ये कि मतलब अभी प्रेजेंट डे में आपके इस टास्क की स्टेटस क्या है, फाइनल जो उसका
आप काम कर रहे हो वो जो है वो क्या है, उसका स्टेटस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, प्रोग्रेस शीट, डेली टास्क प्रोग्रेस शीट या वर्क इन प्रोग्रेस शीट, वो आप जिस तरह भी आप उसको करें। फिर उसके बाद आते हैं अच्छा, फिर मजीद हम जो है एफपीए में जो है हम अपने जो परचेजेस है, चूंकि उसमें जो है हम मुसलसल परचेजेस कर रहे होते हैं, वो एक साइकिल चल रहा होता है ना, तो उसकी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग उसके नहीं करते तो फिर आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे आपने एक जो है सप्लायर सर्च कर ली, उस सप्लायर से आपने कुछ प्रोडक्ट्स भी उसके सर्च कर लिए, आपने प्रोक्योरमेंट कर ली, फिर दूसरा सप्लायर सर्च किया, उससे भी प्रोक्योरमेंट कर ली, फिर पहले सप्लायर से आपने दूसरी बार परचेजिंग कर ली, फिर जब परचेजिंग आपने की, अभी तक पहला आपका शिपमेंट रास्ते में, या आपने दोबारा दूसरी आपने वो कर ली, प्रोक्योरमेंट उसे कर ली, तो ये क्या होता है, सारी चीज़ें फिर आपसे मिक्स होने का खतरा हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो कि उसके लिए जो है आप एक ट्रैकिंग शीट बनाते हो ताकि चीज़ें आपसे मिस ना हो सके। तो उसमें क्या करते हो कि आप जो है और ये सॉरी, और ये शीट जो है ना क्लाइंट वाइज होती है, ठीक है, जो आपका क्लाइंट है क्लाइंट वाइज होती है। मिसाल एक क्लाइंट का दूसरे के साथ आपने शीट शेयर नहीं करना। जी जी बिल्कुल। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ मतलब इसलिए कर रहा हूँ कि एज एग्जांपल, तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग मतलब कोई मतलब मिसयूज नहीं करेंगे, तो क्योंकि मेरे क्लाइंट का है। सर तो स्टूडेंट्स को बोले ना इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या होगा कि इसमें क्या करोगे, जब आप कोई भी आइटम प्रोग्रेस आप करते हो, सर्च करते हो, वो आइटम फिर आप अपने अमेजोन पे लिस्ट कर देते हो, तो वो अमेजोन की जो वो है एसएन नंबर है, वो आप इधर जो है वो नोट कर लेते हो, प्रोडक्ट की यूपीसी भी नोट कर लेते हो, टाइटल भी नोट कर लेते हो, बाकी जो जितने भी डिटेल्स है ना उस प्रोडक्ट की, मतलब कितने कंपेटिटर्स है अमेजोन पे, बीएसआर क्या है, बाई बॉक्स प्राइस क्या है, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें आप इधर नोट कर लेते हो। ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितनी है इस पे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सेम रिसर्च शीट है जो आप लोग रिसर्च करते हो ना प्रोडक्ट जो आपने टूल्स में, ये सेम उसी तरह शीट है। मगर फिर आप मजीद इसमें एडिशंस ये करते हो ना कि मिसाल के तौर पे किस डेट को आइटम। जी, ये शीट प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, खाली जो ब्लैंक शीट होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में वो शीट जो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही, जिसमें मतलब मजीद भी डिटेल्स है ना। अभी ये तो जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि ये जो है सिर्फ कोई स्कैन्ड शीट है ना, तो उसमें फिर आप ये वो शीट अभी मेरे इधर मैंने अभी भी सर्च करके रखी थी, अभी मुझे मिल नहीं रही। तो उसमें मैंने मजीद ये एडिशंस की हुई है ना कि मिसाल के तौर पे ये जो इतने आइटम्स हैं, ये देखिए ये मेरा फर्स्ट परचेज है ना, मिसाल के तौर पे ये
इधर से लेके इधर तक। तो ये मेरा फर्स्ट परचेज है, तो ये मैंने किस डेट को की है, फिर जिस डेट को की है ये किस डेट को शिप हुई है, आया ये अमेजोन पहुंची है नहीं पहुंची, अभी तक रास्ते में है, अगर अमेजोन पहुंची है तो इनबाउंड है या फिर वो एक्टिव हो गई है। तो ये सारे डिटेल्स जो है इसमें आगे से आपको ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आपके लिस्ट में। तो फिर उससे आपको ये पता चलेगा कि मिसाल के तौर पे इस जो सप्लायर है, इससे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर की प्रोक्योरमेंट की थी, वो उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, आया वो सप्लायर ने शिप कर दी है नहीं की, अगर शिप की है तो अभी तक इन ट्रांजिट है या अमेजोन को पहुंच गई है, अगर अमेजोन को पहुंची है तो अमेजोन के अंदर उसकी क्या स्टेटस है, इनबाउंड है या एक्टिव हो गई है, अगर एक्टिव हो गई है तो उसकी सेलिंग प्रोग्रेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें इधर ये शीट फिर मैं आपको दे दूंगा, वो उसमें ये सारी डिटेल्स एडिड होंगी, ठीक है। तो इधर सिर्फ आपको मतलब ये है कि आप लोग को थोड़ा सा समझा दूं कि ये शीट्स जो है इनका काम क्या होता है असल में, ठीक है। ये देखें, फिर सेकंड ऑर्डर है, इसी तरह फिर थर्ड ऑर्डर है, उनके सारे डिटेल्स आइटम वाइज जो है लिखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा अमेज़न के जो वो है रिकॉर्ड मेंटेन जो हमने करनी है या डेटाबेसेस जो हमने मेंटेन करने, वो उसके बारे में हो गया। और उसके बाद जो आते हैं अच्छा, एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रोजाना के काम में ना, वो जो है आपको वो ये चीज है, ठीक है। अगर ये चीज आप मेंटेन करते हो ना, तो आप पूरे अपने प्रोजेक्ट को या अपने पूरे क्या बोलते हैं पूरे अकाउंट को बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करते ना, इन चीज़ों की ट्रैकिंग नहीं करते, तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी किसी भी क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने आपको शायद एक पहले सेशन में, स्टार्टिंग के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई किसी क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहे हो या फुली मैनेज कर रहे हो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी 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 आवाज आ रही है बिल्कुल। जब भी आप क्या किसी आवाज? क्लाइंट के किसी क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपने रोजाना के बेस पे उनको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो उनको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, तो तब जो है आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो, वरना फिर वो आपसे मिस हो जाती है, चीज़ें निकल जाती है, ठीक है, अकाउंट ख़राब हो जाती है। तो उसमें ये कि आप अपने एक चेकलिस्ट बनाते हो रोज़ाना के बेस में, कि आप रोज़ाना जो है एक स्पेसिफिक क्लाइंट है, उसके अकाउंट में आपने क्या क्या काम करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि मैसेजेस, आपके जब भी आप शुरू करते हो ना अपना दिन का काम, तो सबसे पहले आपने जाना है मैसेजेस पे, ठीक है। पहला आपका टास्क ये है कि आपने मैसेजेस पे जाना है, और वहाँ पे अगर कोई मैसेजेस आए हुए हैं
हाँ सही है। तो फिर आप वो जो है इंफॉर्मेशन जो है उनको अकॉर्डिंगली दे देते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स को अगर आपने सेटिस्फाई रखना होता है तो आपने हेलो। जी जी। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, जब हम मैसेजेस से हम फारिग होंगे तो फिर हम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। मतलब पिछले दिन या 2 दिन पहले हमने जो ऑर्डर्स जो हैं वो हमने प्रोसेस कर ली थी, तो हम जाएंगे कि हम दोबारा जाएंगे अपने ऑर्डर शीट पे, ठीक है, और वो ऑर्डर जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, वो ऑर्डर जो प्रोसेस हो गए मगर उनके जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अभी तक अपडेट नहीं हुई, तो आप उनके सोर्सेज पे चले जाएंगे और उनके ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके अमेजोन पे जाके उनको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा दूसरा टास्क। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा टास्क है वो होगा कि आपके रिटर्न्स एंड रिफंड्स। तो फिर आप अपने रिटर्न्स में जाओगे, मैनेज रिटर्न्स में, उधर अगर कोई पेंडिंग रिटर्न्स हैं तो उनको आप आगे अपने सोर्स के साथ जाके मतलब उनको मैनेज करोगे कि अगर आपको कोई रिटर्न रिक्वेस्ट आई है तो आप पीछे अपने सोर्स से जिधर से आपने वो आइटम ऑर्डर की थी उधर जाओगे, उससे उधर जो है आप रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस कर दोगे और उनसे जो है क्या बोलते हैं रिटर्न लेबल्स लेके इधर अमेजोन पे अपने क्लाइंट को भेज दोगे। फिर उसके बाद ऐसे कुछ ऑर्डर्स आपके पास हमेशा से होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्डर्स आपके पास हमेशा होते हैं जो पेंडिंग होते हैं। मिसाल के तौर पे जब अमेजोन पे कोई ऑर्डर आ जाता है आपको, तो उसमें आपके पास नॉर्मली 1 या 2 दिन होते हैं कि आप उन ऑर्डर को प्रोसेस करो। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑर्डर आ गया, उसी टाइम आपने अपने सोर्स पे चेक कर लिया, सोर्स में वो ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर आप क्या करते हो, 1 दिन या 2 दिन इंतज़ार करते हो और देखते हो कि ये आइटम्स जो हैं मतलब हो सकते हैं कि 1 दिन या 2 दिन में इन स्टॉक आ जाए। तो अगर वो आपके पास ऐसे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं तो आप उनको जाते हो दोबारा से उनके सोर्सेज में चेक करते हो कि अगर वो इन स्टॉक आ गए हैं तो आप उनको प्रोसेस कर लेते हो। तो अगर उनका टाइम आउट हो रहा है या ड्यू हो रहा है तो फिर आप फिर भी आइटम इन स्टॉक नहीं आया सोर्स में, तो फिर आप उनको कैंसिल कर सकते हो। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीअरेंजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड प्राइसेस। उसमें आप क्या करते हो कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो रनिंग होते हैं, तो आपको उनके इन्वेंट्री पे खास ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पे आपने जब लिस्टिंग की थी एक आइटम की, आइटम ए के मिसाल के तौर पे, उसमें आपने क्या किया कि उसके 5 अपनी इन्वेंट्री में 5 पीसेज उसके रखे, आप 5 यूनिट्स रखे। तो ये 2 दिन या 3 दिन में वो 5 आइटम्स आपके निकल गए हैं, सेल आउट हो गए हैं। तो आप फिर क्या कर, आप अभी जो है वो आइटम आपकी इन्वेंट्री में, आपके लिस्टिंग में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो फिर आप क्या करोगे, रोजाना अपने इन्वेंट्री में जाओगे, देखोगे कौन कौन से आइटम जो है ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं या जिनके इन्वेंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है। तो अपने इन्वेंट्री को रोजाना चेक करोगे और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है या स्टॉक का कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपडेट करोगे और प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करोगे। तो ये सारे काम जो आपने कर लिए, फिर उसके बाद आप आओगे अपने ऑर्डर्स पे। ठीक है, जो करंट डे के ऑर्डर्स हैं उनको देख लोगे, जो ऑर्डर्स आए हैं उनको प्रोसेस कर लोगे, जो ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं हो सकते उनको आप पेंडिंग ऑर्डर्स में डाल दोगे, पेंडिंग ऑर्डर्स में अगले दिन के लिए। ठीक है, तो और जो प्रोसेस हो सकते हैं उनको प्रोसेस कर लोगे। ये भी जब आपने कर लिया, उसके बाद फिर आप अपनी डेली जो लिस्टिंग है 5, 2, 3, 4 जितने आइटम्स आपने ढूंढ के लिस्ट करने होते हैं वो आप इधर लिस्टिंग अपनी कर दोगे।
तो इस तरह से फिर आपका एक दिन का काम जो है कि एक स्पेसिफिक अकाउंट को कंप्लीट हो जाएगा और आपसे फिर कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आप बंदे के पास कोई ट्रैकिंग नहीं होती वो मिस हो जाती है। मिसाल के तौर पे रिटर्न रिक्वेस्ट आ जाता है, रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो आपने उसी टाइम देख लिया मगर मुस्तफा भाई अपने माइक बंद कर दें। कोई और जो है आपको ज़रूरी काम याद आ गया तो आपने उस रिटर्न को एज इट इज छोड़ दिया, आपने कहा मैं बाद में आऊँगा, और साथ में जो है वो आप भूल ही गए, तो फिर एक हफ्ते बाद फिर वो जो है आपका कस्टमर है वो एंग्री कस्टमर बन जाएगा, एंग्री कस्टमर बन के आपको मैसेजेस करेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि एंग्री कस्टमर इज अ डेंजरस थिंग ऑन अमेजोन, तो फिर जो है वो गुस्से में आएगा, फिर आपके मामला वो ख़राब कर देगा। तो इसलिए हर चीज़ को ट्रैक करना ज़रूरी है। तो इसके ट्रैकिंग के लिए मैंने एक सिंपल सी चीज़ बनाई थी, एक सिंपल से ये शीट है। ठीक है, मतलब इसमें आप हर चीज़ ट्रैक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये सबसे जो ऊपर वाला वो है आपका खाना है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है। मतलब इधर वो ऑर्डर जो आप प्रोसेस नहीं कर पाए उसी दिन, जिस दिन वो ऑर्डर आया आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, मतलब किसी भी वजह से, या आउट ऑफ स्टॉक की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर उन ऑर्डर्स को आप इधर नोट कर लोगे अपने पास कि ये ऑर्डर जो है पेंडिंग में है, ये अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। तो वो जब प्रोसेस हो जाएंगे फिर इधर से आप उनको डिलीट मार दोगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे रिटर्न्स एंड रिफंड्स, जो आपके रिटर्न्स एंड रिफंड रिक्वेस्ट आते हैं वो आप इधर उनके ऑर्डर नंबर नोट कर लेते हो। ठीक है, तो इधर नोट कर लेते हो और क्या प्रोग्रेस उस पर हो रही वो जो है आप रोजाना के बेस पे इधर अपडेट करते रहोगे, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये जो स्पेसिफिक रिटर्न था वो अभी तक पहुंचा किधर है। मिसाल के तौर पे कोई रिटर्न रिक्वेस्ट आती है, आप जाते हो वो रिटर्न रिक्वेस्ट वॉलमार्ट पे आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देते हो, तो वॉलमार्ट जो है अगले दिन जो है आपको शिपिंग लेबल भेजता है। ठीक है, तो फिर आप पहले दिन इधर ये लिखोगे कि वॉलमार्ट रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस्ड इन वॉलमार्ट। दूसरे दिन आपको शिपमेंट लेबल आएगा तो फिर आप लिखोगे कि शिपमेंट लेबल रिसीव्ड। फिर आप उसको सेंड करोगे कस्टमर को अमेजोन पे, तो फिर आप लिखोगे कि सेंड। इसी तरह ट्रैकिंग उसकी करोगे ताकि वो कोई चीज़ आपसे मिस नहीं हो जाए। जब रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी फिर उसको सिंपली इधर से आप डेल मार दोगे, डिलीट मार दोगे कि चलो ये चीज़ हो गई है। फिर आप अपने कम्युनिकेशन का भी एक ट्रैकिंग रखोगे। कम्युनिकेशन मतलब ट्रैकिंग से मेरा मुराद ये नहीं है कि हर चीज़ हर ऑर्डर की आपने इधर ट्रैकिंग रखनी है, इधर आपने सिर्फ उन चीज़ों की ट्रैकिंग रखनी है ना जो पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है, मतलब वो ऑर्डर जो जिस दिन आया आप उसको प्रोसेस ना कर सके किसी वजह से, तो आप इधर उनको नोट करोगे कि भाई ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह जो रिटर्न है, रिटर्न का प्रोसेस 3 4 5 दिन का होता है ना, तो इसलिए आप इधर उनको नोट रखोगे कि ये अभी तक पेंडिंग है और इन पे काम हो रहा है। फिर इसी तरह वो कम्युनिकेशंस जो पेंडिंग रह जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो क्लाइंट है वो आपको बोलते हैं भाई मैंने कल आपको परसों या कल आपको ऑर्डर की थी, आपने जो है ऑर्डर कंफर्म भी कर ली है मगर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की है। ठीक है, तो मुझे आप ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन दें। मगर फिर अब जब ये मैसेज आपको रिसीव हो जाती है, आप जाते हो मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट पे आपने ऑर्डर की है उसके आइटम को, आप वॉलमार्ट पे जाते हो, उधर देखते हो कि भाई अभी तक भी जो है आपको ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन उधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि इसी बंदे ने जो मैसेज किया है इसका ऑर्डर नंबर इधर लिख लोगे और इसके सामने लिखोगे कि ये बंदा जो है ट्रैकिंग नंबर अपना मांग रहा है। ठीक है, तो फिर कल जो फिर आओगे देखोगे इधर आपको पेंडिंग में इसका कम्युनिकेशन नजर आएगा, तो आप दोबारा जाके इसका वो देख लोगे कि भाई इसका ऑर्डर का जो ट्रैकिंग है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दोगे ऐसे ही ना, फिर आप अगले दिन भूल जाओगे कि इस बंदे ने मुझसे मांगा था ट्रैकिंग, तो वो बंदा उधर इंतजार में होगा, आप इधर भूल जाओगे, फिर तीसरे दिन फिर वो एंग्री कस्टमर बन जाएगा, और एंग्री कस्टमर इज अ डेंजरस थिंग। तो इस वजह से हर चीज़ की जो पेंडिंग चीज़ें उनकी ट्रैकिंग होती है।
तो ये है मेरे ख्याल में इतना सा हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है या डेटाबेस रिपोर्टिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो इतना सही है। तो इसमें अगर आप लोग को कोई मालूमात मज़ीद ऐड कर सकते हैं तो ये जो फॉर्मेट्स हैं ये मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा, फिर आप लोग जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको अपडेट कर सकते ये अभी तो भाई कह रहा है कि ये मतलब जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इस पर हाथ पक्का होता जाएगा सबका। ऐसे पहले पहले ये मुश्किल लगेगी ये चीजें। हैं। जी आपका सॉरी, ये आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। मुस्तफा सर। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जी सर। यार ऐसा है कि मैं जो भी हम सेशन करते हैं, एंड में आप जो है ऐसे क्वेश्चन यही मतलब बात करते हैं जिससे मुझे ये लगता है कि आपको एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। नहीं, समझ आ रही है सर, समझ आ रही है बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये नए नए है ना, प्रैक्टिस से ये इस पे हाथ पक्का होता जाएगा सबका, खासतौर पर ठीक है, मुझसे नए ठीक है। बंदों का। यार इस तरह है ना मुस्तफा भाई के जब आप काम जब शुरू करेंगे ना, ठीक है, जब आपके सामने हार्ड वर्क आएगी तो फिर आप लाजमी उसको अंजाम भी देंगे ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह। इससे आप खुद अपनी ट्रैकिंग बेहतर बना सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हो ना क्लाइंट के सामने। तो अगर आपका एक क्लाइंट मिसाल आपसे खुश होता है तो वो आपको 5-6 क्लाइंट्स और भी दे देता है। तो इट मीन्स जी कि अगर आप एक क्लाइंट आप पकड़ते हो $300 में या $400 में या $200 में या $100 में, अगर आपने 5 पकड़े तो 500 हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 में पकड़े तो 5 हो गए, तो $500 आपने पकड़ लिया। अगर 200 में पकड़े तो अगर 5 हो गए 1000 आपने पकड़ लिया। अगर 300 में पकड़े तो 5 पकड़े तो $1500 हो गए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि मिसाल आप अपने काम को जिस तरह क्वालिटेटिव करके दोगे तो फिर क्लाइंट्स भी उसी तरह जो है ना क्या बोलते हैं अपना, तो फिर आपकी जो है ना मिसाल बातें करेंगे ना, दूसरों को कहेंगे कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल बंदा है और इसके साथ कांटेक्ट करें, ये बड़ा अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लैक। स्लैक जो है वो ये जो है ना ज्यादातर पब्लिक ना खोलो, जो क्लाइंट थे हमारे अपने, सिर्फ जो है ना जो लर्निंग ग्रुप है ना उसका खोल दो, लर्निंग ग्रुप, हाँ जनरली ये खोल दो। लर्निंग ग्रुप, जनरल या लर्निंग जो भी है थोड़ा सा उसी से। लर्निंग ग्रुप हमारे कोई है? हाँ उधर है ना लर्निंग, ऊपर ही है चैनल्स में, एल से, ये खालिद के बाद, खालिद के बाद, हाँ। अच्छा, स्लैक जो है स्लैक जो है एक मतलब एक कम्युनिकेशन प्लेस है बेसिकली, जो मतलब जो बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी टीम वर्क के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी टीम है, कोई या कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो स्लेक जो है बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट फराहम करता है इस ग्रुप के दरमियान कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो स्लेक में हम बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मली इसमें कम्युनिकेशन ही होती है, गुफ्तगू हुई होती है या डिस्कशन होती है, या जो टीम मेंबर्स हैं वो जो अपने परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं उसका अपडेट दे रहे होते हैं स्लैक के जरिए। ये जो है बेसिकली जो है तकरीबन व्हाट्सएप की तरह ही होता है, मगर व्हाट्सएप में फिर ये है कि हम इतना प्रोफेशनली जो है हम डील नहीं कर सकते टीम के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ
जितना हम स्लैक पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन भेजा था, उस पे अगर आप करें स्टेप बाय स्टेप, उसमें सारा कुछ है ना। ठीक है, स्लैक बेसिकली जो है ना एक प्रोवाइड करती है एक सेफ इन्वायरमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय एंड क्लाइंट। ठीक है, ये तीन जो आपके जो लोग होते हैं वो एक जगह पे कनेक्ट होते हैं, जहां पे किसी का भी सिवाय नाम के उसके कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं होता है ना। ठीक है, मिसाल अगर आप जाएंगे मेरा यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, जब तक मैं आपको अपना नंबर खुद नहीं दूंगा तो आप मेरा नंबर नहीं ढूंढ सकते या मेरा कॉन्टेक्ट नहीं ढूंढ सकते। तो ये प्रोवाइड करती है एक सेफ इन्वायरमेंट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और ये जो है ना मिसाल सिर्फ हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूएस और कनाडा में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, दूसरे जो बड़े बड़े इदारे हैं, नासा है, वो इवन जो है ना स्लैक पे जो है ना बात वो कम्युनिकेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो इसमें जो है ना जैसे ही आप किसी आपने प्रोजेक्ट लेते हो क्लाइंट के साथ, तो आप अपना स्लैक अकाउंट बनाते हो और उनको इनवाइट करते हो कि भाई आप मुझसे कम्युनिकेशन काम के हवाले से जो कम्युनिकेशन है वो स्लैक में करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा है आपका वो सेफ रहता है, और अगर आप व्हाट्सएप पे करते हैं या कॉल पे करते हैं तो वो आपका डेटा जो है ना वो कोई एक्सेस कर सकता है, थर्ड पार्टी। कहने का मतलब ये है कि मतलब अभी अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, या आप जो है मतलब अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लाइंट को नहीं देना चाहते, या मुख्तलिफ टीम मेंबर्स या पॉलिसी ऑफ कंपनी ऐसी है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, तो उसमें जो है बेहतरीन जरिया जो है वो स्लैक है। क्योंकि इसमें ये होता है कि आप अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ना मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, ना मेरा फ़ोन नंबर आपके पास जाएगा, ना मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर आपके पास जाएगा, कुछ भी मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरा नाम होगा, मेरे नेम से जो है आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो ये क्या होता है कि फिर इससे जो है अगर आप मतलब किसी ग्रुप के किसी बंदे से जो है अगर आप नाखुश हो या कि टीम के किसी मेंबर से आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली उसको एग्जिट कर सकते हो ग्रुप में से, और वो जो है मजीद जो है आपसे या आपके क्लाइंट से या आपके जो टीम मेंबर्स से उनसे जो है डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन फिर नहीं कर पाता, या कोई प्रोजेक्ट को डिफेक्ट नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह इसलिए जो है स्लैक जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेबल होता है। उसके बाद जो है स्लैक में जो है आप बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे आउटर जो एप्लीकेशंस है जैसे फेसबुक है, गूगल ड्राइव है, ट्विटर है, इस तरह और बहुत सारे जो रेलिवेंट जो प्रोफेशनल या सोशल जो एप्स है उनकी इंटीग्रेशन आप स्लैक में कर सकते हो। डायरेक्ट जो है स्लैक से मिसाल अपने ट्विटर अकाउंट को जो है आप वो लिंक कर सकते हो, या फेसबुक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, या अपने गूगल ड्राइव को मिसाल के तौर पर लिंक कर सकते हो। जो चीज़ इंफॉर्मेशन इधर आती है आप डायरेक्ट जो है मिसाल जो डॉक्यूमेंट्स इधर आते हैं उनको डायरेक्ट आप अपने ड्राइव में सेव करवा सकते हो। तो ये सारे इंटीग्रेशन भी इधर होती है जो प्रोफेशनली बहुत लाइकेबल है, एडवाइजेबल होती है उसके लिए, एक प्रोफेशनल माहौल के लिए। तो मेरे तो स्लैक के बारे में इतना ही। एक और जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल्स है ना। ठीक है, मिसाल अगर आपने कोई चैनल क्रिएट करना हुआ, ठीक है, तो जुहैर आप बताएं कि चैनल किस तरह क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेरे पास इस आपके स्क्रीन का वो नहीं है ना। एक से
नहीं, ये यहाँ तो मेंबर है ना, उधर नीचे जाओ, चैनल जो क्रिएट करते हैं। ये इधर से भी होता है ना, क्रिएट अ न्यू चैनल। हाँ, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो न्यू चैनल, ठीक है। मिसाल आप अपने क्लाइंट के साथ जो है ना, फिर आप बताएं कि मेंबर्स को इनवाइट किस तरह करते हैं, उसमें वो भी आप दिखाएं। ये इस तरह इनवाइट भी आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आप जब भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप एक नया चैनल जो है वो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो स्लैक पे, और उस चैनल के अंदर वो स्पेसिफिक मेंबर्स जो है आप ऐड कर सकते हो। मतलब आपका क्लाइंट हो गया, आपका बॉस हो गया, और बॉस जो है जिन जिन एम्प्लॉइज को उस प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहता है ना, तो वो उन सारे एम्प्लॉइज को कलेक्ट करके इस चैनल में ऐड कर देता है। तो फिर वो सारे एबल होते हैं कि इसी जो चैनल है इसके अंदर कम्युनिकेशन कर सके, तो मतलब बॉस के साथ भी, क्लाइंट के साथ भी, और आपस में भी सब। तो और फिर इसमें मजीद एक चीज और भी है ना, कि मिसाल विदाउट मेंशन जो है ना, मिसाल अगर आप बात कर रहे हो किसी के साथ, तो आपने जरूर उसको मेंशन करना है या टैग करना है। अगर आप मेंशन या टैग नहीं करते हो तो उस बंदे को पता नहीं चलता है, उसको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आपने हमेशा जब भी इसमें कम्युनिकेशन करनी होती है, तो आप जो है ना उस बंदे को टैग करें, या उस बंदे को जो है ना मेंशन करें, ठीक है। तो मेंशन आप बताएं किस तरह करते हैं जुएल? हाँ, जो मिसाल के तौर पे अभी इधर जो वो है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मैं मैसेज दे रहा हूँ ये आगा मोहसिन अली को जाए रिसीव हो, मतलब उनको टारगेट करे ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर से @ आगा मोहसिन अली, इनको मैं वो करके मिसाल के तौर पे मैं एक मैसेज लिख लेता हूँ, हाउ आर यू। तो इससे क्या होगा कि फिर इनको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि ये मुझे इस ग्रुप में या इस चैनल में मुझे मुखातिब करके किसी ने वो किया है, कोई मैसेज। मैसेज। ठीक है, तो अगर मैं ये मुखातिब नहीं करता हूँ ना, या ये टैग मैं नहीं करता हूँ, तो इससे क्या होता है, फिर जब मैं हाउ आर यू लिखूंगा ना, तो ये फिर किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, मतलब किसी को पता नहीं लगेगा कि कोई मैसेज आया। तो फिर उससे ये होगा कि जब जब जो टीम मेंबर है वो जब आएगा स्लैक पे, वो जब ग्रुप को खोलेगा, फिर वो जो है मैसेजेस पढ़ सकेगा। यानी जब तक वो ग्रुप पे आया नहीं है, चैनल में आया नहीं है, तो उसको कोई मतलब ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता। तो इसलिए जब भी आप किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं या टीम के किसी खास मेंबर से आपने बात करना होता है, तो उसको आपने @ उसका नाम लिख के फिर मैसेज लिखते हैं, तो वो सीधा उसको नोटिफिकेशन चली जाती है और वो जो है फिर उसको पढ़ सकता है। अच्छा, थ्रेड्स पे आओ, थ्रेड्स पे ऊपर, सबसे जो ऊपर थ्रेड है, रेट कौन सी है? यहाँ इस लेफ्ट एंड पे, चैनल्स के ऊपर थ्रेड अच्छा, है ये यहाँ। हाँ, इस पे क्लिक करो, RTMs। थ्रेड पे क्लिक करो, थ्रेड पे। हाँ, अभी यहाँ पे जो है ना, जो थ्रेड पे है, आप ये कर सकते हो कि मिसाल कोई आप जो है ना कंपेन लॉन्च करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक टू चैनल्स जो है ना, मिसाल आप जो है ना एक हैशटैग के साथ आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो और बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसी तरह होता है। मिसाल आपने उसमें भी मेंशन करनी होती है, आप जाके दूसरे लोगों के जो है ना जो कन्वर्सेशन चल रही होती है उसको आप ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मिसाल लेकिन वो स्पेसिफिक बंदे जो है ना, मिसाल अगर वो 3-4 चैनल्स में जो है ना वो ऐड है, तो वो बंदा उस थ्रेड को देख सकता है कि मिसाल आपके जो है ना आपसे रिलेटेड 4 क्लाइंट्स हैं, तो आप थ्रेड पे क्लिक करके अपने 4 क्लाइंट्स को यहीं पे आप जो है ना टेकल करते हो, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो हमें अगर कोई प्रोजेक्ट नया करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट मैसेजेस का भी बता देते, ठीक है, नीचे डायरेक्ट मैसेजेस।
उसमें हम क्या करेंगे कि चैनल्स में जो है मतलब नया प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं या नया टास्क हम शुरू कर रहे हैं, उसमें चंद बंदे हम ऐड करना चाहते हैं और एक क्लाइंट को भी ऐड करना चाहते हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यू चैनल क्रिएट करेंगे। क्या हो गया? न्यू चैनल क्रिएट करके उसको नाम देना है ना, सही किया आपने। एक मिनट सबर करें। नहीं, ये तो जनरल चैनल में ऐड हो रहे हैं ना लोग। नहीं, चैनल करो ना, नीचे से आ जाओ, चैनल कर दो क्रिएट। यहाँ से नहीं करो, चैनल के अंदर से नहीं करो ना, हाँ इधर से करो, वो प्लस पे करो, प्लस पे नहीं यार, प्लस पे उधर ऊपर जो है ना चैनल के, यहाँ इधर करो, क्रिएट करो। हाँ, यहाँ पे आप जो है ना चैनल का नेम बता सकते हो कि मिसाल अपने चैनल का नेम रखते हो उस बंदे के नाम से रखते हो, ठीक है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देते हो, और हमेशा इसको कोशिश करें कि मेक प्राइवेट करें। हाँ, इस तरह ये प्राइवेट हो गया। अभी आप जब क्रिएट करेंगे इसके बाद आप जाकर जो बंदे आपने ऐड करने हैं उनको जो है ना आप उनका ईमेल लेकर उनको इनवाइट करते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये मुझे इसमें इनवाइट कर रहे हैं, मैं पहले से इस स्लैक पे अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर आपके क्लाइंट इस पे अवेलेबल नहीं है तो उसका ईमेल लेकर आप यहाँ पे डालोगे और उसको इनवाइट कर दो, तो जैसे वो ज्वाइन करेंगे तो वो स्लैक में आ जाएंगे आपके साथ इन कन्वर्सेशन। तो ये आपको ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी आप नीचे जाए, डायरेक्ट मैसेजेस का एक ऑप्शन है जिसमें आप मिसाल आप स्टाफ मेंबर कोई भी अपने बीच में कोई बात कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेजेस से ना, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबके नाम है, आप किसी पे क्लिक करके उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि यार ये बंदा मेरे हवाले से क्या बात कर रहा है, या ये कर रहा है या वो कर रहा है, तो वो जो बंदे हैं दूसरे जो एडमिन है, इवन एडमिन भी आपके बातों को नहीं देख सकता है ना, ठीक है। तो बस ये है स्लैक। आई थिंक ये बस काफी है, ये स्लैक का वो है पूरा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे छोटा सा, तो वो आपको भेजेंगे, अगर आप उस पे टेस्ट दें तो फिर हम इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये डन है आज के लिए। जी जी बिल्कुल। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो कुछ पूछ सकते हैं ना, ठीक है। हेलो, क्लियर है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। फिर इंशाल्लाह बात होती है, ठीक है, चलिए ओके। सर थैंक यू।